नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मौजूद हूं। आज मैं जा रहा हूं बात करने जिला सेवा योजना अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं किस किस तरीके के आज के युवाओं को सेवा दे रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज ऑफ नेशन चैनल में। सर, आप किस किस तरीके के योजना प्रोवाइड करते हैं सर? अ, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जिला सेवा योजन कार्यालय या मंडलीय कार्यालयों में क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय स्थापित हैं। हमारा विभाग बेरोजगार युवक युवतियों का रजिस्ट्रेशन करता है। वो निरक्षर से लेकर के कोई भी उनके क्वालिफिकेशन हो उस पर जो है पंजीकरण होता है। उसके बाद सेवा योजन विभाग की इस समय महत्ता बढ़ गई है सरकारी आउटसोर्सिंग नियुक्तियों में। सारी भर्तियां उत्तर प्रदेश सरकार की आउटसोर्सिंग की वो हमारे पोर्टल के माध्यम से हो रही हैं। बच्चे हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, जिस भी क्वालिफिकेशन के होते हैं वो अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके पूरे प्रदेश में हो रही भर्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और आईडी पासवर्ड के माध्यम से ही उस पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं। संबंधित डिपार्टमेंट या आउटसोर्सिंग एजेंसी उनको इंटरव्यू कॉल करती है ईमेल और पत्राचार के माध्यम से। उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। पहला तो ये हो गया आउटसोर्सिंग की भर्तियां। दूसरी ये है कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी अधियाचन हमें हमारे विभाग को प्राप्त होता है किसी भी विभाग से, तो हम उस पर नाम का प्रेषण करते हैं उस डिपार्टमेंट को उनके पदों के सापेक्ष। वो अपने साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करते हैं। अगला प्रोग्राम है हमारे विभाग का रोजगार मेले। आप देख रहे होंगे प्रदेश में प्रत्येक जनपद में रोजगार मेलों का आयोजन हो रहा है। उसमें हम लोग अपने प्रदेश से या प्रदेश के बाहर की कंपनियों को आमंत्रित करते हैं। उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल पदों पर वो भर्ती करती हैं और जॉब फेयर होता है। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मैसेज के माध्यम से बच्चों को बताया जाता है कि इस दिनांक को इस जगह पर 11 बजे या 12 बजे जो भी समय निर्धारित होता है रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। कंपनी के एचआर वहाँ उपलब्ध होते हैं इंटरव्यू के माध्यम से, या फिर अगर उनको कुछ करना होता है फिजिकल टेस्ट वगैरह ले करके तो कराते हैं। अब इसमें फिजिकल जैसे अगर सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी है तो उनका वो हाइट और चेस्ट ये सब वहीं पर माप करके फिर उनको सेलेक्ट या रिजेक्ट करते हैं। अभी हाल में जनपद बस्ती में हम लोगों ने एक अभिनव प्रयोग किया है। एआरएम रोडवेज से मिल करके उनके यहाँ संविदा ड्राइवरों की भर्ती के लिए एक ड्राइव कराया हुआ है, जिसमें काफ़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी आए थे। और दूसरा ड्राइव था इसमें 2 साल पुराना हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कम से कम कक्षा 5 पास हो। तो इस तरह के अभ्यर्थी आए थे और रोडवेज के आरएम साहब की टीम जो है रोडवेज की बस को लेके आई थी। उनका डॉक्यूमेंट सत्यापन के बाद ड्राइविंग टेस्ट हुआ। उसके बाद फिर वो अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। ये हो गया। उसके बाद में हम लोग जो बेरोजगार अभ्यर्थी होते हैं हाई स्कूल इंटर कर रहे हैं, अगर वो हमारे कैंपस में आते हैं तो उनको करियर गाइडेंस भी करते हैं। कुछ बच्चे जो है दिग्भ्रमित रहते हैं कि इंटर मैं कर रहा हूँ, इंटर के बाद क्या करूँ, या ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन के बाद क्या करूँ। तो हम लोग उनको मार्गदर्शन का काम भी करते हैं, ये कॉलेजों में भी और अपने परिसर में भी। अभी अक्सर ये देखा जा रहा है कॉलेज में जाकर के कि बच्चे से पूछते हैं कि आगे तुम क्या करोगे ग्रेजुएशन के बाद। वो बताता है कि सर मुझे इंटर कॉलेज में एलटी ग्रेड का टीचर बनना है। एलटी ग्रेड का टीचर बनने के लिए आयोग ने 4 सब्जेक्ट निर्धारित किया हुआ है। पता ये चलता है कि वो 4 में से उसका एक ही सब्जेक्ट मैच कर रहा है। सब्जेक्ट कौन सा किया है? सोशल सब्जेक्ट के लिए वो होता है 4 सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र जिसको कहते हैं, और अर्थशास्त्र। इन 4 में से 2 होने चाहिए। तो पता चला उस बच्चे का वो सोशल सब्जेक्ट से ट्राई करना चाह रहा है और उसका सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा है। तो अब उसके लिए ऑप्शन ये है कि या तो वो एक सब्जेक्ट से राजेश टंडन से या इग्नू से ग्रेजुएशन करे, तो उसका समय 2 साल बेकार जाएगा। तो इस तरह का अवेयरनेस कार्यक्रम हम लोग कराते रहते हैं।
सर आजकल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है जब बच्चा हाई स्कूल इंटर को पास करता है, उसके बाद तमाम सारी बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, मुझे करना क्या है? तो इस स्थिति में वो क्या करे? मतलब नौकरी ढूँढे कि अपनी पढ़ाई को जारी रखे सर? इस पर मार्गदर्शन दीजिएगा हमारे दर्शकों को। नहीं, देखिए, जो आज का जो समय है जी, भूमंडलीकरण का, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको दिग्भ्रमित होने की ज़रूरत है। जी, हर घर में कम से कम एक एंड्रॉयड फ़ोन है, और गूगल पर कोई भी अगर आप फ़ील्ड डालते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो पहली चीज़ यह है कि इंटर एक ऐसा चौराहा होता है करियर में, हुँ, जहाँ से बहुत सारे अनेकों रास्ते निकलते हैं, बहुत सारी दिशाओं में। तो बच्चे को ये चाहिए कि देख ले कि उसका इंटरेस्ट किस में है। हुँ, हुँ। सफल होने के लिए किसी भी फील्ड में, चाहे वो नौकरी का हो या बिज़नेस का हो, रोज़गार हो या सरकारी क्षेत्र में जाने की बात हो, उसमें उसकी अभिरुचि बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसका इंटरेस्ट। तो अगर उसको डॉक्टर बनना है, तो इंटर में जाने के पहले उसको फिर अपना स्ट्रीम चेंज करना होगा कि हमें इंटर में बायो लेना है। हुँ, हुँ। फिर वो तैयारी करे नीट की। पता चला कि उसको बायो नहीं आता है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण बता दूँ, मेरे फादर मैथमेटिक्स से एमएससी हैं, और मुझे मैथ में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने इंटर के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, और वहीं से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया 99 में, और 2002 बैच में पीसीएस मेरा सिलेक्शन हो गया। तो बच्चों के लिए मेरा ये है कि वो अपने इंटरेस्ट को, अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए करियर का चुनाव करें। सर आज की युवा पीढ़ी को हमारे ये बताइएगा, जब बच्चा पढ़ता है, तो पेरेंट्स का कहना है कि आपको मैथ लेना है और बच्चा कहता है कि मुझे बायो पढ़ना है। इस स्थिति में बच्चा क्या करे? माता-पिता की बात माने या वो अपना प्रतिभा को निखारे? ये करिएगा। नहीं, इसमें मैं उनको, ऐसे अभिभावकों को कहना चाहूँगा कि वो बच्चे को फ़ोर्स ना करें कि वो मैथ ले या बायो ले या आर्ट का कोई सब्जेक्ट ले। बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट हो, जी। बच्चे को वो पढ़ने दें, उसमें वो अपना सर्वश्रेष्ठ करेगा, और उसका भविष्य उज्ज्वल होगा। नहीं तो पता चला कि अगर ज़बरदस्ती थोपा जाए, चाहे वो पेरेंट्स कहें जी। या फिर कोई टीचर कहे, तो बहुत आगे सफलता के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एकदम नहीं सफल होगा, लेकिन उसमें बहुत उसको संघर्ष करना पड़ सकता है। इसलिए अभिभावक को कभी भी ज़बरदस्ती थोपना नहीं चाहिए बच्चे को कि तुम ये सब्जेक्ट पढ़ो या ये बनो। बच्चे के ऊपर ये छोड़ देना चाहिए। उसको जानकारी दें, उसकी काउंसलिंग कराएँ बच्चे की, कि बेटा ये फ़ील्ड है, आप इंटर में हो, आप हाई स्कूल में हो, आगे आपको क्या करना है, फ़ील्ड ये हैं, आपको ये पढ़ना है। फिर वो बताएगा कि मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मुझे इस फ़ील्ड में जाना है, वो बिल्कुल सफल होगा। सर अब हमारे दर्शकों को ये बताइएगा, आपकी शिक्षा-दीक्षा कैसे रही? मैं ये भी जानना चाहता हूँ। मैं इंटर तक के मेरा गृह जनपद अम्बेडकर नगर है, जी। बस्ती से सटा हुआ है। इंटर तक की पढ़ाई मैंने गाँव से ही की। उसके बाद ग्रेजुएशन में जब मुझे ग्रेजुएशन करना हुआ तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने एंट्रेंस दिया। उसमें हो गया, एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 97 में, और 99 में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ एंशिएंट हिस्ट्री से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर 2002 बैच में पीसीएस में सिलेक्शन हो गया। सर हर इंसान चाहता है मैं पीसीएस बनूँ, एक अच्छा पद हो हमारे पास। सर आपने पीसीएस क्वालीफ़ाई किया है, तो सर हमारे दर्शकों को बताइए इसकी तैयारी कैसे करें और कैसे इसको निकाला जाए सर पहली बार में ही? देखिए, पीसीएस या आईएएस, जिसको आप सिविल सर्विसेज कहते हैं, जी। उसकी तैयारी के लिए कम से कम न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होता है ग्रेजुएशन। बच्चे को कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर ले, और मेरे ख्याल से इंटर के बाद ही उसको ये सोचने की ज़रूरत है कि मुझे इस फील्ड में जाना है। ये 3 स्तरीय परीक्षा होती है सिविल सर्विसेज की, चाहे आईएएस हो या प्रदेश की पीसीएस परीक्षा हो। प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसके बाद मुख्य परीक्षा, फिर इंटरव्यू। तो ये अगर उसके अंदर है कि हमारे अंदर विश्लेषण क्षमता है, हमें आगे सिविल सर्विसेज तैयारी करनी है, तो स्टार्टिंग से ही मन में रख कर के तैयारी अगर वो कर रहा है, तो निश्चित सफल होगा। सर आपके जीवन में ऐसा कभी हुआ कि आप कभी टूट चुके हों? ऐसा कभी वो समय आया है? क्योंकि आप पीसीएस क्वालीफ़ाई हैं, होता है। क्या अच्छा एक बात बताइएगा कि आप पहली बार में ही निकाल लिए थे?
नहीं, ये बिल्कुल होता है, उतार-चढ़ाव तो लगा ही रहता है। मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो उसके तुरंत बाद प्रीलिम्स में हो गया। 2 बार लगातार हुआ, 98 वाले में हुआ, 99 में हुआ। फिर उसके बाद लगातार से, जबकि उसमें सीट कम थी, मेरा प्री में हो गया। 2000-2001 में मेरा प्री में कम हुआ, नहीं हुआ, प्रीलिम्स में ही नहीं हुआ। तो थोड़ा-सा उस समय नर्वस हुआ, जबकि सीटें ज़्यादा थीं। तो वहाँ फिर धैर्य रखने की आपको ज़रूरत होती है। 2002 वाले में मेरा प्रीलिम्स में हुआ, जबकि उस समय 250 सीट थी केवल, जी। और प्रीलिम्स में हुआ, फिर उसके बाद मेंस में भी हो गया, फाइनली मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो सर जब सिलेक्शन हुआ आपका तो आपको कैसा लगा? और अपने आपके जो माता-पिता थे उनको कैसा लगा सर? हमारे दर्शकों के साथ-साथ साझा करिए अपने राय को। देखिए, सफलता की खुशी आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका कोई अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। और माता-पिता की तो इच्छा, बच्चा अगर सफल हो रहा है तो उसके लिए मुझे लगता है कि वो ऊपर वाले को, ईश्वर को यही कहते हैं कि भई मुझे सब कुछ मिल गया। मेरे माता-पिता बहुत ही खुश हुए। जितने भी मेरे शुभचिंतक थे, मित्रगण थे, सारे लोग बहुत खुश हुए। तो सफलता तो निश्चित ही बहुत ही सुखद होती है। अच्छा सर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कितने घंटे की आप पढ़ाई करते थे सर उस समय? मुझे लगता है कि अगर 7-8 घंटे पढ़ा जाए न्यूज़पेपर वाला समय निकालने के बाद, क्योंकि मैं अपना जो है 1.5 घंटे, 1 से 1.5 घंटे न्यूज़पेपर में देता था। जी, जी। उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी करता था। सर और उस समय थोड़ा-सा, उस समय में और आज में फ़र्क ये है कि हम लोग नोट्स जो है या तो ज़ेरॉक्स कराते थे या फिर बुक से फ़ोटोकॉपी करा के ले आते थे। आज की तरह इस तरह के मटेरियल उपलब्ध नहीं थे इंटरनेट पर, कि आज तमाम सारे कोचिंग सेंटर हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। उस समय ये सुविधा नहीं थी। तो कैसे करते थे सर पढ़ाई अपना? तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? पढ़ाई हम लोग सेल्फ से करते थे, सीनियर से करते थे। मैंने प्रीलिम्स के लिए तो कोचिंग कभी नहीं किया, लेकिन मेंस चूँकि मैंने पहली बार रखा था, हिस्ट्री के साथ में फ़िलॉसफ़ी रखा। फ़िलॉसफ़ी छोड़ कर के जब हिंदी मैंने रखा, तो एक डॉक्टर ब्रिजेश श्रीवास्तव सर थे, वो प्रयागराज में आते थे लखनऊ से, उनका मैंने मार्गदर्शन लिया था। उसके बाद मुझे कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन-सा था? देखिए, ग्रेजुएशन में मैंने अपने पसंद के ही सब्जेक्ट लिए थे। ग्रेजुएशन में मेरा एंशिएंट हिस्ट्री था, हिंदी और फ़िलॉसफ़ी। लास्ट ईयर मैंने फिर हिंदी छोड़ दिया था। फ़िलॉसफ़ी और हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री थी। और पोस्ट ग्रेजुएशन जो था मेरा एंशिएंट हिस्ट्री से था। क्योंकि फर्स्ट डिवीज़न बहुत कम आते थे उस समय, तो मेरा ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न बना था, और मेरिट के आधार पर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन होता था। तो एडमिशन दिक्कत नहीं हुई, तुरंत एडमिशन हो गया। तो एंशिएंट हिस्ट्री से मैंने कर लिया था। सर जो ये आप पसंदीदा सब्जेक्ट बताएँ ये आपका पसंदीदा सब्जेक्ट बना कैसे? ये हमें बताइएगा? अ, पसंदीदा का मतलब ये है कि सारे सब्जेक्ट जैसे आप देख रहे हैं, जब अगर आप सिविल सर्विसेज तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, समसामयिक भी पढ़ना है। कोई भी फील्ड आप नहीं कर सकते कि अगर ये सिलेबस में दिया हुआ है तो हम उसी को पढ़ें। आपको बहुत बृहद नॉलेज रखना होगा। तो उसी समय आ जाता है कि हम जब तमाम सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो होता है कि नहीं, ये सब्जेक्ट मेरा इंटरेस्टिंग है, तो मैं इसमें पढ़ूँगा तो थोड़ा अच्छा कर पाऊँगा। तो दर्शकों हमने जिला सेवन योजन अधिकारी अवधेंद्र प्रताप वर्मा जी से बातचीत किया। आप भी इनकी जो बातें सर ने हमें जानकारी दिया हमारे सवालों के माध्यम से, इनकी जो बातें हैं अपने जीवन में जरूर उतारिए और कामयाब हुई क्योंकि कष्टों से खुलते हैं नसीबों के ताले। तो सर हम यहाँ से विदा लेते हैं, हम फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।